क्या आप 25-26 साल के हैं और चाहते हैं कि 5 सालों के अंदर, केवल 5 सालों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाए? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम लोग लेने वाले हैं गोपाल कुकरेजा जी से, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार गोपाल जी। गोपाल जी, क्या जो यंगस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो ये इन्वेस्टमेंट एक फलने वाली इन्वेस्टमेंट है? आप क्या समझते हैं? आज की यंग जनरेशन का एक सवाल है कि हमें को जॉब करते हुए भी 2-3 साल हुए, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, 3 साल पहले हमने आईटी में ज्वाइन कर लिया और हमारी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख या 2 लाख रुपए के आसपास है। क्या हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? और इन्वेस्ट करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए और कितना करना चाहिए? दोस्तों, मैं बोलूँगा कि ये टाइम आपकी ज़िंदगी का, अगर आप इस एज सेगमेंट में आते हैं तो ये टाइम आपकी ज़िंदगी का ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको 101% इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल आता है कहाँ करना चाहिए और कितना करना चाहिए। उसका राइट आंसर ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे आपकी सैलरी कितनी है, आपके एक्सपेंस कितने और कितना पैसा आप हर महीने बचा लेते हैं। हो सकता है अगर आपकी सैलरी लाख रुपए हो और आपके 25 या 30 हज़ार रुपये आपके हर महीने बच जाते हो सारे एक्सपेंसेस काट के, ज़्यादा बचते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 25-30 हज़ार नहीं बचते तो बचाना शुरू कर दो, जो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कहाँ प्रॉपर्टी ले? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो 30, 35, 40 लाख रुपए का गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोहना में या ग्रेटर नोएडा में जो अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग आता है, आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। आपको 40 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी गुड़गांव में भी, अब न्यू गुड़गांव है, SPR है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, साउथ गुड़गांव सोहना है, या फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेसवे है, सोनीपत है, कुंडली है, पानीपत है। जहां भी आपको कम से कम पैसों में गुड़गांव, दिल्ली के नज़दीक कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाए जो 40 लाख के अंदर है, चाहे वो 2 BHK है, 2+1 है या 3 BHK है, आप देखेंगे कि उसके अंदर आप 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट अगर आप कर देते हैं और बाकी पैसे को आप फाइनेंस करा लेते हैं, तो जो आपकी EMI बनेगी वो आपकी EMI वो बनेगी जो आप टेंटेटिवली अपना पैसा हर महीने बचा रहे थे। जहां से मैंने शुरुआत करी थी 20 से 25-30 हज़ार रुपये अगर आप बचाते हैं तो आपकी EMI भी उतनी ही बनेगी और देखते ही देखते कुछ सालों में आप अपने खुद के घर के स्वामी बन जाएंगे। तो यंग जनरेशन को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेफ प्रोडक्ट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रियल एस्टेट के साथ हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सी लोकेशंस बहुत अच्छी रहेंगी? ROI 2 तरीके की होती है। या तो हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेंट की, या हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने कोई चीज़ परचेज करी, तो आप ऑब्वियस सी बात है किसी डेवलपिंग स्टेज में दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव है, सोहना है, फरीदाबाद है, जहां पे भी आपको डेवलपिंग स्टेज में एरिया हो और आपको गवर्नमेंट ऑफ जो भी सरकार है, जो भी स्टेट है, उस स्टेट से अप्रूव्ड प्लॉट आपको मिलते हैं, तो वहां पे आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। और अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं ROI में रेंट की बात करते हैं, तो आप दिल्ली NCR में अपने बजट के मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें जहां आपको अच्छा रेंट 6 से 7-8% तक मिलने के चांस हैं। अगर हमारे को प्रॉपर्टी जब खरीदनी होती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है गोपाल जी? तो डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों जेब में आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपकी ITR, आपकी बैलेंस शीट से जुड़ा जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक बैंकर को दे दीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी लोन की आपको पता लग जाएगी और जिससे ये भी पता लग जाएगा आप कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर कितने तक की ले सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं यही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें बिल्डर्स या सेलर्स से भी मांग लेने चाहिए? सबसे पहले तो जो आप बिल्डर से जो भी प्रॉपर्टी परचेस करें उसकी कंप्लीट चेन मांग लें। वो प्रॉपर्टी कहाँ से बननी शुरू हुई, या कहाँ से किसी डेवलपर ने उसको डिलीवर किया, या वो प्रोजेक्ट किसी UP गवर्नमेंट का या हरियाणा गवर्नमेंट का या DDA का है, आप उसकी कंप्लीट चेन लें और उस चेन को अपने डॉक्यूमेंट राइटर से या एडवोकेट से चेक कराएं। चेक कराने के बाद ही आप आगे बढ़ें। गोपाल जी, कोई अपना अगर घर खरीद रहा है तो ऐसे क्या सवाल पूछ सकता है वो, जिससे उसको ये पता चले कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है? कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं रेडी टू मूव इन, और वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चले
कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। देखो, बहुत आसान 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेजिडेंट हैं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें और पूछें कि आप इस फ्लैट में रह रहे हैं, इस फ्लोर में रह रहे हैं, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहाँ आपको फेस करना पड़ रहा है कि प्लास्टर झड़ रहा है या सीलन आ रही है या और ऐसी कोई सी प्रॉब्लम जो लोग वहाँ के झेल रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है। एक तरीका तो वो है। दूसरा, वेल क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को वेरीफाई करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपको उस प्रॉपर्टी को लेने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोपाल जी, ऐसी कई दफ़ा देखा जाता है कि कुछ हिडन कॉस्ट्स जो हैं वो पता नहीं चल पाती बायर को, तो ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं जो जान लेनी आपसे ज़रूरी होंगी? कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लेकिन जिस वक्त मैंने रजिस्ट्री कराई उस वक्त जब हिसाब किताब लगाया तो पता लगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग गए। तो दोस्तों, कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बाइंग कहीं ना कहीं पता तो होती है, लेकिन लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, तो आप मान के चलें कि जो भी आपकी अथॉरिटी है, जहाँ स्टैम्प ड्यूटी आपको लगनी है 5, 6 या 7%, डिपेंड करता है आप मेल हैं, फीमेल हैं या दोनों, किसके नाम पर रजिस्ट्री करा रहे हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी है, डॉक्यूमेंट चार्ज हैं, कचहरी का कोई छोटा मोटा खर्चा है और आपकी ब्रोकरेज है। अगर वो प्रॉपर्टी आपने किसी ब्रोकर के द्वारा ली है तो उस ब्रोकरेज को भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट मान के चलें, उस स्टैम्प ड्यूटी को भी पार्ट मान के चलें, या उससे जुड़े जो भी खर्चे हैं उसकी डिस्कशन पहले ही कर दें, ताकि आपके सामने कोई भी ऐसी हिडन कॉस्ट ना हो जो बाद में आपको लगे कि मेरा पैसा ज़्यादा लग गया। क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है, कुछ ऐसा उन्होंने कोई स्कीम शुरू करी हो जिससे कि हमारे बायर्स को फ़ायदा हो जाए? अभी आपको जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे को ना प्रॉपर्टी दिलवा दो प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंदर। दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री जन आवास योजना एक बैंकिंग स्कीम का नाम है जो सरकार ने दी है, जिसके अंदर सरकार आपको सब्सिडी देती है। और सब्सिडी कहाँ देती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो जो पीएम जन आवास योजना के पैरामीटर पे खरा उतरता है, उसके अंदर जो आप लोन लेते हो, लोन के अंदर जो आप इंटरेस्ट देते हो, वो इंटरेस्ट आपको रिवर्स मिलता है सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, जिस फाइनेंस स्कीम का नाम है पीएम जन आवास योजना। आप इसका बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं अगर आप पीएम जन आवास योजना के पैरामीटर पे खरा उतरते हैं तो। फिर लोग सवाल करते हैं कि पीएम जन आवास योजना का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला तो सरकार ने कोशिश करी है कि हम देश की नारी को सशक्त करें, तो उन्होंने ये स्कीम महिलाओं के लिए बनाई है। आप किसी भी लेडीज़ के नाम पर ये अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनका फीमेल होना मैंडेटरी है, उनकी पहली प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी है, उनका एक इनकम का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैंडेटरी है, उनका एक साइज़ है 50 मीटर 100 मीटर, वो भी बिल्डर के हिसाब से मैंडेटरी है। अगर 4-5 क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री जन आवास योजना का जो सब्सिडी वाला बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि अगर कोई बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या एक ही लोकेलिटी के अंदर एक ही जगह में उसको प्रॉपर्टीज़ खरीद लेनी चाहिए, या फिर उस पैसे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरी भी राय है कि आप ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लें। मेरे हिसाब से आप सारा पैसा एक ही जगह पे ना लगा के थोड़ा सर्वे करें और अपने पैसे को अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से लगाएं। कुछ पार्ट आप रेजिडेंशियल में लगाएं, रेजिडेंशियल के अंदर भी अगर आप पैसा आपके पास है तो मैक्सिमम पार्ट प्लॉट्स में लगाएं और कम पार्ट आप फ्लोर्स या फ्लैट में लगाएं। अगर आप कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो कमर्शियल में कुछ पार्ट कमर्शियल में लगाएं, कमर्शियल हाई स्ट्रीट में लगाएं जहां रिटेल के अंदर आपको रेंटल इनकम अच्छी आ रही है। अगर आप एग्रीकल्चर में लगाना चाहते हैं तो वहां लगाएं जहां पर आने वाले वक्त में कोई नई बड़ी योजना आने वाली है सरकार की। आपको सर्वे जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इस सर्वे का आपको बेनिफिट होगा, ना कि आपको, आपके आने वाली जनरेशन को भी इस बात का बेनिफिट मिलेगा कि आपने जहां भी पैसा लगाया वो अलग अलग जगह लगाया और पूरा सर्वे करके लगाया। रेजिडेंशियल में कुछ पार्ट, कमर्शियल में कुछ पार्ट, एग्रीकल्चर में कुछ पार्ट, प्री रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर कुछ पार्ट, वो आप अपनी रेशियो अपने फाइनेंस और अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अपने आपस में डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा गोपाल जी, एक चीज़ और बताएं कि ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि रियल एस्टेट की कॉस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं या गवर्न करते हों? मैं कहूँगा दोस्तों, सबसे पहला कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़।
अगर आप उनसे अवेयर हैं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या अपने खुद के लिए कोई मकान, कोठी, प्लॉट, फ्लोर खरीदने वाले हैं, आप ये देखिए कि वहाँ पे सरकार नया क्या करने वाली है। कुछ नया ऐसा लाने वाली है जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आने वाली है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको तो पैसे का इजाफा होगा, जहाँ पर डिमांड हमेशा बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। आपको कनेक्टिविटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से वो प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी। वो रीज़न कनेक्टिविटी भी हो सकता है, वो रीज़न इंडस्ट्री भी हो सकता है, वो रीज़न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आईटी भी हो सकता है। जैसे कि अभी देखा आपने रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1500 एकड़ सोना में आईटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लैंड दी है। ऐसे कुछ सरकारी पॉलिसीज़ हैं जिसके बिहाव पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी कहाँ लें और कहाँ ना लें। तो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने गोपाल जी से कुछ ऐसी बातें पूछी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं सीक्रेट कह सकते हैं, या फिर बहुत ही ऐसी जो इजीली उपलब्ध इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो हमने जानी है इनसे। आई एम श्योर जो आपने इनके आंसर सुने हैं तो डेफिनेटली सोचा भी होगा कि ये कंसल्टेंट अगर आपके कांटेक्ट में आ जाएं तो कितना अच्छा हो। तो इनके नंबर्स हम लोग यहाँ पे नीचे दे रहे हैं। आप गोपाल जी से कभी भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं। आपका पैसा सही ढंग से कैसे इन्वेस्ट हो सकता है, गोपाल जी से बेहतर शायद ही कोई आपको बता सके। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस नंबर के साथ में, और जुड़े रहिए हमारे साथ में।